अच्छा, तो आज ये प्रोजेक्ट है कि सेल्स का मैंने एक डेटा सेट लिया, उस पे डेटा एनालिसिस और प्री प्रोसेसिंग ये सब कुछ परफॉर्म किया। ठीक है, सबसे पहले मैंने इंपोर्ट करवाई है पांडास एस पी डी। ठीक है, तो पांडास की लाइब्रेरी जिससे हम बेसिक एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है इसको, इसलिए पांडास सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कर ली। इसको फिर डेटा फ्रेम बना दिया। ठीक है, ये मेरे पास रखा हुआ ये डेटा सेट मैंने कैगल से डाउनलोड किया है। ठीक है, उसके बाद डेटा के अंदर मैंने क्या किया है, ये जो डेटा वेरिएबल है इसके अंदर मैंने अपना ये जो है डेटा सेट ये स्टोर किया है। ठीक है, अब ये डेटा सेट मैंने यहाँ पे देख लिया, इस तरह का दिख रहा है। सबसे पहले तो डेटा सेट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, कि इसमें क्या क्या हो रहा है। अब ये है प्रोडक्ट आईडी, मतलब जो सेल किया आपने, कोई भी प्रोडक्ट सेल किया उसकी आईडी क्या है। ठीक है, तो आईडी 1052 है। सेल की डेट क्या है, मतलब किस डेट पे आपने सेल किया था, तो ये इसकी डेट है 2023 में आपने इसकी डेट थी, और टू सेकेंड मंथ था इसका, और डेट ये थी। ठीक है, डे ये था। उसके बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि आपके जो शॉपकीपर है वो कौन था। सिंपल इसका ये मतलब है कि वहाँ पर जो शॉपकीपर था वो था बॉब। ठीक है, फिर है रीजन, कौन से रीजन में सेल हुई थी, नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट, चार रीजन है ना, तो यहाँ पे नॉर्थ दिया हुआ है। फिर सेल की अमाउंट क्या थी, ये सेल की अमाउंट है। फिर सेल की क्वांटिटी क्या थी, कितनी सेल, मतलब कितनी क्वांटिटीज आपने दी, मतलब अगर मोबाइल आपने सेल किए तो कितने सेल किए, तो वो 18 लिखी हुई है। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट क्या थी आपकी, फर्नीचर था, फूड था, क्लोथिंग था, इलेक्ट्रॉनिक्स था। ठीक है, ये सब है। अब इसको ना थोड़ा यहाँ पर ही ना, डेटा को जब आप रीड करो ना, तब ये एनालिसिस भी आपको करती रहनी है। कि जैसे रीजन में जाहिर सी बात है यूनिक वैल्यूज कितनी आएंगी, 4 ही आएंगी ना, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट ईस्ट और साउथ है। लेकिन ये हमारी ऐसे ही देखने से हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसको हम डिटेल में करते हैं कि जब इसका ना कोड लिखकर फिर देखते हैं प्रॉपर। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है नॉर्थ वेस्ट इनको बनाकर भी एक रीजन बनाओ। ठीक है, तो इसलिए हमें अगर प्रॉपर मालूम करना है तो फिर कोड से करना होता है। इसमें ये कि एक एक कॉलम को अच्छे से समझना होता है पहले, ताकि हम अपने क्वेश्चंस बना कर सकें कि आगे करना क्या है, मतलब क्या प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये एमएल का कर रहे हैं हम, काम जो कर रहे हैं इसमें हम एमएल एल्गोरिथम लगाएंगे, मॉडल लगाएंगे, तो इसलिए ये सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी होता है। फिर प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, फर्नीचर है, फूड है, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर यूनिट प्राइस, उसके कॉस्ट प्राइस, यूनिट कॉस्ट, ये सब कुछ। फिर कस्टमर की टाइप क्या है, रिटर्निंग है, न्यू है, किस तरह का कस्टमर है, डिस्काउंट क्या है, आपने कितना डिस्काउंट का है, पेमेंट मेथड है, ऑनलाइन है या नहीं, पेमेंट का मेथड है बैंक से ट्रांसफर हो रहा है, क्रेडिट कार्ड से हो रहा है या कैश हो रहा है। बाकी सेल्स चैनल है, ऑनलाइन है या रिटेल है। ठीक है, रीजन एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये एक कॉलम मिलके इन दोनों का बनाया हुआ है कि रीजन कौन सा था और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन था उस वक्त। तो नॉर्थ रीजन में इस वाले डेटा में फर्स्ट जो रिकॉर्ड है, तो इसमें क्या था, रीजन नॉर्थ था और बॉब वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है, अब ये आगे जाके पता करेंगे कि क्यों बनाया ये एक्स्ट्रा कॉलम, ये हमने खुद से बनाया, ये था नहीं डेटा में। ठीक है, बस अभी फिलहाल ये समझना है कि इसमें कितने कॉलम्स हैं और वो क्या क्या कह रहे हैं। ये फीचर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उसको फीचर्स भी कहते हैं। यहाँ पे टोटल ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि 14 आपके कॉलम्स हैं और 1000 इसकी रोज हैं। डेटा डॉट इन्फो में हम आए वो चेक करने के लिए कि इनकी डेटा टाइप क्या है, कितने आपके पास इसमें इंटीजर दिए हुए हैं, क्योंकि आपको एमएल मॉडल बनाना है, तो उसके लिए आपको इंटीजर में होना चाहिए, सही नंबर्स होने चाहिए आपके पास डेटा में, जो है ना, डेटा टाइप नंबर्स में होगी तो वो फिर एमएल एल्गोरिथम रन करेगा, वरना वो फिर एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए आपको इनकोडिंग वगैरह भी करनी होगी डेटा टाइप चेंज करने के लिए। इसलिए हम ये इन्फो से देख लेते हैं कि किसकी डेटा टाइप क्या है और कितनी हमारे पास अभी मतलब के एमएल मॉडल को देने के लिए अभी से रेडी है, मतलब हमें इनकोडिंग की ज़रूरत होगी या नहीं। इससे हमें नल वैल्यूज़ का भी पता चल जाता है। अब यहाँ पे सब में 1000 आ रहा है, हमारे पास टोटल रिकॉर्ड भी 1000 है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। सही है, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है मिसिंग वैल्यू नहीं है, लेकिन अलग से भी चेक कर लेंगे। डेटा डॉट शेप, ये एक और बार भी चला कर देख सकते हैं वैसे, तो यहाँ पर भी हमें पता चल जाता है कि डेटा की, जब डेटा सेट प्रिंट करते हैं तब भी पता चल जाता है, और यहाँ पर भी इन्फो में भी पता चल जाता है कि डेटा सेट की क्या साइज़ है। ये अलग से भी रन करके देख लिया। उसके बाद डिस्क्राइब में हमने क्या करना है कि थोड़ी सी और एनालिसिस होती है, इससे क्या पता चलता है, काउंट पता चलता है, मीन पता चलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम नंबर, ये सब कुछ इसका पता चलता है। लाइक मुझे सेल्स का देखना है अमाउंट, तो सेल्स की मेरे पास मीन ये है, मतलब कि सेल्स की जो आपकी एवरेज वैल्यू होगी ना, वो ये होगी 5000
19, ठीक है, इस तरह की वैल्यू होगी, मीन उसका ये होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन में आपके पास ये वैल्यूज़ होंगी, मतलब आपके मीन से जो वैल्यूज़ दूर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब कि आपके मीन से आपकी जो सेल्स अमाउंट है ना वो ज़्यादा दूर है। मतलब सेल्स अमाउंट की जो वैल्यूज़ है ना वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और जाहिर सी बात है डिफरेंट होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बनाया है डेटा सेट जो हमारे पास है, इसमें फूड भी मतलब हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी में फूड भी आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रहा है। तो जाहिर सी बात है सबकी सेल्स अमाउंट अलग अलग होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत हाई होगी, मतलब लाखों में भी प्राइसेस जा सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, जबकि फूड की लाखों में नहीं जाएंगी प्राइसेस। ठीक है, फूड की हमारे पास 10,000 के अंदर भी बहुत अच्छा फूड हम ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है फूड भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और फिर फर्नीचर भी है, तो सबकी वैल्यूज एक दूसरे से, सेल अमाउंट जो है वो बहुत डिफरेंट होगी। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हाई आ रहा है, क्योंकि ये आपस में बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से वैल्यूज ना। ठीक है, मीन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब मिनिमम वैल्यू आपकी ये है सेल अमाउंट में, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये है। ठीक है, बाकी बाकी हम कॉलम्स के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने इसका समझाया अभी। बाकी का भी सेम ही है कि किस तरह से लिखा हुआ है, मीनिंग देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्स। ठीक है, अब मैंने ये एक और बार रन करके देख लिया। इस एन है, वैसे तो मुझे इन्फो से पता चल गया था कि इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने एक और बार ये रन करके देख लिया। अब इसमें क्या है, इस एन ए अगर हम रन करें तो उससे क्या पता चलता है, इसे ट्रू फॉल्स में आंसर आता है। अब हम एक एक वैल्यू तो देख नहीं सकते कि ट्रू और फॉल्स कहाँ पर ट्रू लिखा है कहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डॉट डॉट भी लगे हुए हैं बीच में, मतलब यहाँ पे भी रिकॉर्ड बहुत सारे हैं। 0 से 4 तक इसने दिखाया, और फिर लास्ट के 5 दिखा दिए, लेकिन बीच का जो डेटा है वो नहीं दिखाया है। तो इसलिए इसको अगर हम पूरा भी प्रिंट करके देखें तो बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में कहाँ ट्रू है कहाँ फॉल्स। इससे बेहतर हम ये कह सकते हैं कि डॉट सम लगा दें इसके आगे, मतलब वो खुद ही काउंट करके बता देगा किस कॉलम में कितनी नल वैल्यूज है। इसने सारी 0 0 दी है, तो मतलब आपके पास सारे कॉलम्स में कोई भी नल वैल्यू नहीं है। सही है, सेल डेट के आगे 0 है तो मतलब इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, इसी तरह किसी में भी कोई भी नल वैल्यू नहीं है। ओके, आप डुप्लीकेट देखना है। डुप्लीकेट में भी आपके पास यही है कि पहले मैंने इसको इस तरह से रन करके देख लिया। इसमें जो आया है आंसर वो ट्रू फॉल्स में आया है, लेकिन ये कि इसको रीड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने डॉट सम कर दिया, तो इसने एक ही आंसर दे दिया है कि आपके पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये किया है कि सेल डेट जो है ना, जो मेरे पास डेट गिवन थी ना, ठीक है, यहाँ पे मैं डेटा सेट ओपन कर लेती हूँ। ये जो सेल डेट थी ना मेरी, ठीक है, ये सेल डेट जो है वो मुझे, इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, इसकी डेटा टाइप होनी चाहिए डेट टाइम। ठीक है, लेकिन इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग आ रही है। अगर मैं कोड दिखाऊं तो कोड में अगर देखें तो इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग थी। डेट, सेल डेट है ना, इसकी आ रही है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग है ये। जबकि डेट टाइम तो डेट जो है वो डेट टाइम डेटा टाइप इसकी अलग से डिफाइन है, तो उसमें होनी चाहिए ना, लेकिन ये उसमें नहीं है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में, तो मतलब ये एक एरर है। ठीक है, ये एक मिस्टेक है। तो उसको क्या करना है, हमने यहाँ पर ही चेंज कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर लिया डेट टाइम डेटा टाइप में। ठीक है, सॉरी। अब नेक्स्ट है कि इन्फो को मैंने वापस से चेक किया, क्योंकि मैंने ये कन्वर्ट कर लिया, मैं चेक करना चाह रही हूँ हुआ है या नहीं, तो ये हो चुका है। ठीक है, ये एक छोटी सी मिस्टेक थी डेटा में जो हमने रिजॉल्व कर ली है। नेक्स्ट हम जाएंगे, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन कोडिंग करनी है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कॉलम्स नहीं है। अगर मैं एम एल एल्गोरिथम अभी एम एल मॉडल अभी रन करती हूँ इस पर, तो वो अच्छा काम नहीं करेगा, मतलब रिजल्ट मुझे अच्छे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, मुझे मतलब 3 4 तो इनपुट उसको देने हैं ना जो वो अच्छा रिजल्ट दे, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी थोड़े से फीचर्स को इनकोड कर लूँ, ताकि मुझे और अच्छे रिजल्ट मिले। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं देखूँगी कि कौन कौन से फीचर्स मेरे यूज़ के। अब मुझे ये लग रहा है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मेरे यूज़ का है, या तो मैंने यहाँ पे इसको यूनिक करके देख लिया। डॉट यूनिक से क्या पता चलेगा मुझे कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं। ये मुझे इसलिए देखना है क्योंकि जितनी आपके पास यूनिक वैल्यूज होती है ना, तो आप जब वन कोड इन कोडिंग करते हो तो आपके पास उतने ही कॉलम्स, उतने ही आगे फीचर्स जनरेट हो जाते हैं, उतने ही कॉलम्स बन जाते हैं। लाइक मेरे पास अगर यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं यूनिक, ठीक है, तो मैं लेबल इसमें इन वन हॉट इनकोडिंग करूंगी ना, तो क्या हो जाएगा, और 5 न्यू कॉलम्स बन जाएंगे। इसलिए मैं ये चाह रही हूँ कि फिलहाल मेरा डेटा ज़्यादा ना हो, मेरा इसी में काम हो जाए। मतलब मुझे एक या दो, मतलब एक या दो, तो ये 5 भी वैसे सही है, लेकिन अगर मेरे पास किसी कॉलम के अंदर 1000 यूनिक वैल्यूज़ है,
और मैं उसको इनकोड कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मैं अगर उसको इनकोड करूँगी तो 1000 और मेरे पास फीचर्स या कॉलम्स मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो वो तो बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा और फिर वो ट्रेनिंग वगैरह सही से नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मुझे यूनिक पता चल जाए वैल्यूज़ कितनी है, जितनी कम होगी उतना अच्छा। यहाँ पे मेरे पास 5 है, तो ये तो ओके है। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ रीजन में कितनी यूनिक वैल्यूज है, इसमें 4 है, ये भी ओके है। प्रोडक्ट कैटेगरी में इसमें भी 4 है, ये भी ओके है। कस्टमर में ये इसमें तो 2 हैं, ये भी ठीक है। अब ये सारी मैंने देख ली। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि इसको देखते हुए ही मैं इनकोडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबकी मैंने यूनिक वैल्यूज पहले देख ली, अब इसके बाद मैं देख रही हूँ कि इनकोडिंग मुझे कहाँ पर करनी है और किस तरह से। मैंने इनकोडिंग सबसे पहले की है प्रोडक्ट कैटेगरी में, क्योंकि मुझे यूज़फुल लग रहा है अपने ML मॉडल के लिए। ठीक है, तो मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी को चेंज कर लिया और इस इनकोड कर लिया, और इसको क्या किया, वन हॉट इनकोड किया। वन हॉट इनकोड क्यों किया, क्योंकि इसमें ऑर्डर लेस है। मतलब ऑर्डर लेस जब होता है डेटा तो उसमें आप करते हो वन हॉट इनकोडिंग। वो क्यों, क्योंकि ऑर्डरलेस क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरी जो है मेरी, उसके अंदर क्या डेटा था, इलेक्ट्रॉनिक्स है। प्रोडक्ट कैटेगरी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, फूड होंगे, या आपके पास फर्नीचर होगा, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी में तो ये सब जाहिर सी बात है ऑर्डर लेस है। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा अच्छा है, आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बनता इनका। सही है, तो ये ऑर्डर लेस हो गई। इसलिए मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगी, वन हॉट इनकोडिंग, क्योंकि ये ऑर्डर लेस डेटा है। तो मैंने यहाँ पे इन वन हॉट इनकोडिंग कर दी। इसकी मैंने इन्फो चेक की वापस से, तो मैंने किसकी चेंज की है, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे चेंज कर दी, और प्रोडक्ट कैटेगरी की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम जनरेट हो गए, क्योंकि इसके अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज थी, 3 थी प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे इसने 3 फीचर्स मुझे मजीद जनरेट करके दे दिए, और इसको कन्वर्ट भी कर दिया है, ऑब्जेक्ट से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया है। मतलब इसमें वन हॉट इनकोडिंग लग चुकी है। अब ये एक सेल मैंने सेल प्रिंट किया था जिसमें नम कॉलम्स थे। खैर ये किसी काम का नहीं है, मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे आउटलायर्स देखने हैं अपने डेटा में हैं या नहीं। उसके लिए मैंने क्या किया, बॉक्स प्लॉट से रिप्रेजेंट किया कि मेरे डेटा में आउटलायर्स हैं या नहीं। अगर तो यहाँ पे 0 0 बने हुए आते हैं, ठीक है, तो मतलब 0 0 या सर्कल टाइप, तो मतलब मेरे डेटा में आउटलायर्स है। लेकिन अगर नहीं आ रहे तो मतलब नहीं है। आप दो तरह से देख सकते हैं आउटलायर्स, या तो आप विजुअलाइजेशन के थ्रू ये बॉक्स प्लॉट से देख लें, या आप इसको नंबर्स की फॉर्म में देख लें। उसके लिए इसके नीचे कोड मैंने लिखा है। तो खैर यहाँ पे मेरे पास कोई भी सर्कल नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैंने कमेंट में भी लिख दिया है, इट शोज देयर इज नो आउटलायर बिकॉज देयर इज नो सर्कल। ठीक है, अगर यहाँ पे सर्कल्स वगैरह बने हुए होते हैं ना इस तरह से, तो मतलब वहाँ पे आउटलायर था। लेकिन ये आप चारों देख सकते हैं, 3 4 मैंने फीचर्स में दिखाया है, यूनिट प्राइस, यूनिट सेल, इन सब में मैंने दिखाया है, एक डिस्काउंट इन सब में दिखाया है। तो इसमें क्या नहीं है, आउटलायर्स नहीं है। और हाँ, यहाँ पे जो मैंने बनाया था ये इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने एक ही इसको लिस्ट के अंदर रख लिया और वही पे प्रिंट करवा दिया यहाँ पे लूप चलाकर, क्योंकि मैंने सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी सोल्ड, इन सब के देखने थे, इन सब के मतलब बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करने थे मुझे। तो मैंने क्या किया, इनको एक ही लिस्ट के अंदर रखकर और यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू एक बारी प्रिंट करवा दिया सबको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी सर्कल्स नहीं दिख रहे, मतलब कोई भी इसमें आउटलायर नहीं है। सेकंड में क्या किया मैंने, अब ये डिस्क्रिप्टिव वे टू सी देयर दैट देयर इज नो आउटलायर इन द डेटा। तो ये आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ये होता है IQR टेस्ट। ठीक है, IQR के थ्रू अगर आप करना चाहें तो ये पांचों मेरे पास जो थे फीचर्स, इनके सामने 0 0 लिखा हुआ है, मतलब इनमें कोई भी आउटलायर नहीं है। अब मैंने क्या करना है, EDA करना है। इसमें मैंने 2 3 क्वेश्चन बनाने हैं, मतलब कि मैंने क्या एनालिसिस करनी है और क्या मैं कर रही हूँ इसमें। ठीक है, वो सब। अब फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्नीचर हैव द हाईएस्ट सेल। ठीक है, मतलब कौन से साल में फर्नीचर जो है सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। इसके लिए मैंने ये सारा डेटा लिखा, कोड लिखा। कोड लिखने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिल गया कि ईयर विथ हाईएस्ट फर्नीचर सेल इज़ 2023। ठीक है, ये मेरा बन गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सोल्ड इन वेस्ट रीजन इन माई। इसमें कितनी चीज़ें पूछ रहे हैं, मतलब 3 4 इसमें फीचर्स यूज़ हो रहे हैं। एक तो ये फीचर यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब प्रोडक्ट कैटेगरी यूज़ हो रहा है। ठीक है, और दूसरा मई मतलब डेट यूज़ हो रही है, डेट का मंथ मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। और दूसरा रीजन, ठीक है, वेस्ट यूज़ हो रहा है ना, वेस्ट रीजन। तो मैं ये खैर पूछना चाह रही हूँ कि हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सोल्ड, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने सेल किए हैं वेस्ट रीजन में मई के महीने में। ठीक है, तो उसका आंसर आ गया 85।
ठीक है, इस तरह से हम मतलब खुद ही क्वेश्चंस बनाते रहते हैं, क्योंकि ये अगर मॉडल आप किसी के लिए बनाते हैं जिसके पास जिसका कोई स्टोर वगैरह है, ठीक है, और उसको वो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन करेगा ना कि मेरे इस महीने में कितने सेल हुए, कौन सी चीज़ कितनी सेल हुई, कितनी हो सकती है। मतलब अभी तो आपको पता है कितनी सेल हुई, लेकिन आप इसके थ्रू ही आगे अपने एमएल मॉडल लगाकर ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कितनी होंगी फ्यूचर में। ठीक है, फिलहाल तो आपको अपने डेटा से पता है कि 85 हुई है सेल। फिर आप और अपने क्वेश्चंस बढ़ाओगे, मतलब खुद सोचोगे कि फिर आगे क्या करना है, मतलब क्या मुझे प्रिडिक्ट करना है। तो अभी तो आपको सिर्फ डेटा पे रहते हुए एनालिसिस करनी है। फिर आपने क्या करना है, हाईएस्ट सेल मंथ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब मैंने ये एक और क्वेश्चन बनाया और इसमें मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हुई है मेरी। ठीक है, कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा सेल होगी, ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाला डिफरेंट है। इसमें मैंने पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी वेस्ट रीजन के अंदर, और मंथ भी मैंने बताया था कि मई में कितनी सेल हुई है। इसमें मैं कह रही हूँ कि बस सेल बता दो, इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी सबसे ज़्यादा सेल हुई है और कौन सा मंथ था जिसमें सबसे ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। अब इसने ये बता दिया कि अक्टूबर के महीने में आपकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सेल हुई है, और फिर इसने सबके ही बता दिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर फिर मुझे आइडिया आया था कि मैं इसका चार्ट भी ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, इसलिए मैंने ये विजुअलाइजेशन इसकी एक की थी। इसमें क्या किया है, विजुअलाइजेशन का फर्स्ट मैंने किया था मंथली इलेक्ट्रॉनिक सेल। सही है, कि मेरी मंथ के आप जैसे यहाँ पे बता रहे थे ना, मंथ के बता रहे थे इतनी इलेक्ट्रॉनिक सेल हुई है, तो मैं क्या कह रही हूँ, अब यहाँ से रीड करना थोड़ा सा मुश्किल है कि नंबर्स को कंपेयर कंपेयर करो ये सब कुछ, इसलिए मैंने इसकी विजुअल बना लिया है। ठीक है, ये बार प्लॉट के थ्रू मैंने इसको दिखा दिया कि किस में सबसे ज़्यादा हुई है। अब आप इसको देख सकते हैं कि किस में हुई है। देखें, सबसे ऊपर कौन सा जा रहा है, अक्टूबर। वहां पर आपके पास अक्टूबर ही लिखा हुआ आ रहा था, तो अक्टूबर सबसे ऊपर जा रहा है। ये एक बार देखने से ही पता चल जाता है कि आपकी सबसे हाईएस्ट कौन सी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नंबर वगैरह को कंपेयर करके देखना होता है, इससे अच्छा विजुअलाइजेशन इसी काम आती है कि वो आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा सिंपल कर देती है, मतलब आपको देखते ही पता चल जाता है। नेक्स्ट मैंने जो विजुअलाइजेशन के लिए एक क्वेश्चन लिया वो लिखा है हाईएस्ट सेल ऑफ फर्नीचर बाय मंथ। ठीक है, मैं फर्नीचर की देखना चाह रही हूँ कि हाईएस्ट सेल कितनी हुई है और बाय मंथ मुझे बताए। तो ये मैंने एक और ड्रॉ किया है, जनवरी में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। सही है, जनवरी में फर्नीचर की सबसे ज़्यादा सेल हुई है, फर्नीचर सेल बाय मंथ। अब नेक्स्ट है, अब मैंने क्या किया है, मॉडल को ट्रेन किया है। ईडीए भी मैंने परफॉर्म कर लिया, विजुअलाइजेशन भी कर लिया, अब मैंने इसमें एमएल मॉडल लगाना है। अच्छा, तो अभी क्या किया मैंने, सबसे पहले जो लगाया था वो लगाया था बेसिक प्रोसेसिंग यूजिंग वन हॉट इनकोडिंग ऑन ऑल कैटेगरिकल वेरिएबल एंड ट्रेन अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सही है, सबसे पहले मैंने लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगाकर देखा अपने डेटा पे। और ये मॉडल जो है, ये वहाँ पे मैंने कमेंट के थ्रू लिख भी दिया कि इस मॉडल ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, इसका पुअर रिजल्ट था, क्योंकि इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं था डेटा में। ये मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, पहले मैं रिजल्ट दिखा देती हूँ। ये मैंने अब लिखा इसके, इसमें मैंने क्या प्रेडिक्ट किया है। हाँ, यहाँ मैंने सेल्स अमाउंट प्रिडिक्ट की थी, और फीचर मैंने कौन सा लिया था, इसमें इनपुट फीचर था मेरे पास, सेल अमाउंट मैंने प्रिडिक्ट की थी, और डीएफ डॉट। ओके, तो यहाँ पर मैंने सारे कैटेगरिकल डेटा लिए थे, मतलब जितनी भी मेरे पास डेटा था उसमें जो भी न्यूमेरिकल फीचर्स थे वो मैंने लेकर देखे थे, लेकिन इसने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया था। इसका रिजल्ट मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखिए एमएससी आ रहा है इतना हाई पे और आर स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। आर स्क्वायर हमें नेगेटिव नहीं चाहिए होता, पॉजिटिव चाहिए होता है, तो इसका मतलब कि मॉडल हमारा भी अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या किया मैंने, वी सिलेक्टेड रेलिवेंट बिजनेस फीचर्स। अब मैंने बिजनेस फीचर्स लिए, ठीक है, मैंने फीचर्स अपने चेंज किए, दूसरे लिए, एंड अप्लाइड वन हॉट इनकोडिंग ओनली टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स। अब मैंने वन हॉट इनकोडिंग भी इसमें वापस से की, फीचर्स भी अपने चेंज किए, और डिस्पाइट बेटर फीचर सिलेक्शन लीनियर रिग्रेशन स्टिल फेल। तो इसमें भी मेरा लीनियर रिग्रेशन जो है उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आ रहा था। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने दोनों सेल रन किए तो इसमें भी मेरा नेगेटिव आ रहा है। ये मुझे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चाहिए होता है, इसलिए मैंने अब ये वापस से इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो अब मैंने मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स लगाए इसमें, लाइक लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब लगा कर देखे टू फाइंड द बेस्ट परफॉर्मर, लेकिन ऑल मॉडल गेव आर स्क्वायर नेगेटिव। ठीक है, ये अभी भी काम नहीं कर रहे थे क्योंकि ये आर स्क्वायर मुझे नेगेटिव दे रहे थे।
तो इससे जो मुझे एनालिसिस मैंने की थी ड्रॉ, या मुझे जो भी समझ आया वो ये कि मेरा जो मॉडल है उसमें आपस में रिलेशनशिप नहीं ड्रॉ हुआ मतलब कि आपस में जो फीचर्स है उनमें रिलेशनशिप कोई नहीं है। तो इसलिए खैर ये सब के आप रिजल्ट देख सकते हैं, 4 या 5 मॉडल मैंने रन किए, सबके नेगेटिव आर स्क्वायर आ रहे हैं। जबकि आर स्क्वायर नेगेटिव आए तो मतलब आपका वर्स्ट है, आपका जो मॉडल है वो अच्छा काम नहीं कर रहा। तो अब क्या किया है, वी अप्लाइड फीचर स्केलिंग यूजिंग स्टैंडर्ड स्केलर एंड टेस्टेड एडवांस मॉडल। ठीक है, फीचर स्केलिंग मैंने की और मैंने क्या किया, एडवांस मॉडल यूज़ किया। एडवांस मॉडल्स के यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं कि ये सब कुछ किया, ग्रेडियंट बूस्टिंग, के एन एन एंड एस वी आर। आफ्टर स्केलिंग एंड टर्निंग एंड ट्यूनिंग ऑल मॉडल स्टिल प्रोड्यूस नेगेटिव आर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी भी इसका क्या जा रहा था, आर स्क्वायर नेगेटिव ही जा रहा था। तो इससे यही पता चल रहा था मुझे कि कोई भी रिलेशनशिप मतलब फीचर्स का और टारगेट का ड्रॉ नहीं हो रहा आपस में। ठीक है, ये मैंने एक और कोड चला कर देखा तो आर स्क्वायर स्टिल मेरे पास नेगेटिव है। तो मतलब कि कोई भी ड्रॉ नहीं हो रहा, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप बन नहीं रहा। अब क्या किया है मैंने, नेक्स्ट वी अप्लाइड फीचर इंजीनियरिंग बाय क्रिएटिंग रिवेन्यू बेस्ड। अब मैंने इसमें फीचर स्केलिंग की है और क्या किया है कि मैंने दूसरे इसमें ऐड कर दिए फीचर्स। ठीक है, रिवेन्यू बेस एंड इफेक्टिव प्राइस एंड यूज लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टारगेट वेरिएबल टू स्टेबलाइज वेरिएंस दिस इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली शोइंग द परफॉर्मिंग स्क्यूड डेटा। अच्छा, मैं जो यूज़ कर रही थी, मेरा जो टारगेट वेरिएबल था एक वो भी गलत था। ठीक है, क्योंकि सेल्स अमाउंट है ना और बाकी जो मैं इनपुट फीचर्स ले रही थी उनका आपस में ना कोई रिलेशनशिप ड्रॉ नहीं हो रहा था, कोई पैटर्न नहीं बन रहा था। तो मैंने क्या किया, अपना इनपुट भी चेंज किया और अपना टारगेट वेरिएबल भी चेंज किया। पहले मैं क्या कर रही थी, प्रिडिक्ट सेल अमाउंट प्रिडिक्ट कर रही थी, सेल्स अमाउंट। अब मैं क्या प्रिडिक्ट कर रही हूँ, मैंने रिवेन्यू इसका प्रिडिक्ट करना है, मतलब इसका प्रॉफिट मैंने प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, अब ये मैंने करके देखा तो इसमें भी स्टिल आर स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। इसके बाद क्या किया, मैंने चेक किया कि आर स्क्वायर मेरे पास मतलब मेरा जो कोरिलेशन बन रहा है फीचर्स और टारगेट्स का, वो आपस में क्या बन रहा है। तो मैंने फीचर्स और टारगेट का देखा कोरिलेशन क्या है, ये कोरिलेशन मेरे पास आया है। ठीक है, अब इससे क्या पता चल रहा है कि डेटा सेट हैज़ ऑलमोस्ट नो लीनियर रिलेशनशिप। मतलब कि डेटा सेट के अंदर जो मैंने डेटा सेट लिया है सेल्स का, उसके अंदर ही कोई लीनियर रिलेशनशिप है ही नहीं। सही है, तो इसका मतलब ये है कि इसलिए मेरे जो एमएल मॉडल्स है वो सही से मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके लिए अब मुझे क्या करना है, हम्म The main limitation of this data set is not the model but the weak relationship between feature and target। तो इसका लिमिटेशन या ये जो बार बार फेल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा सेट कि ये हमारे पास डेटा सेट ख़राब है या ऐसा कुछ। इसका मतलब ये है कि आपका डेटा सेट में आपस में फीचर्स का और टारगेट का रिलेशनशिप कोई नहीं ड्रॉ हुआ, मतलब एक्स और वाई जो आप ले रहे हो उनका कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा। तो इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन मोर better feature engineering और additional data rather than changing algorithm। So हमने algorithm बार बार चेंज करके देख लिया, हमने डिफरेंट मॉडल्स लगाए लेकिन कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि हमें मॉडल चेंज करने के लिए हमें फीचर इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है, मतलब उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही सब किया है। और इसके बाद अगर मैं रिज़ल्ट देखूँ तो मेरा यहाँ पर अभी भी स्टिल नेगेटिव आ रहा है। अब खैर फाइनल यहाँ पर मेरा रिजल्ट थोड़ा इम्प्रूव हुआ था। वी इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय स्विचिंग फ्रॉम नॉइजी सेल्स प्रिडिक्शन टू अ स्ट्रक्चर प्रॉफिट टारगेट। हाँ, जो मैंने ऊपर बात कही थी ना वो मैंने यहाँ पर की है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, मैंने अपना टारगेट वेरिएबल चेंज कर दिया। मैंने अपना टारगेट वेरिएबल कर दिया प्रॉफिट, मतलब मुझे अब प्रिडिक्ट करना है प्रॉफिट, मुझे अब सेल अमाउंट प्रिडिक्ट नहीं करना, मुझे प्रॉफिट प्रिडिक्ट करना है कि कितना मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, विच इज़ अ क्लियर मैथमेटिकल relationship with features allowing the model to learn real patterns instead of random noise। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टारगेट वेरिएबल अपना चेंज करके देखा और फीचर्स जो इनपुट फीचर्स वो भी चेंज करके देखे। तो यहाँ पर मेरा जो रिजल्ट आ रहा था इसने इम्प्रूवमेंट की और यहाँ पर ये अब आर स्क्वायर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मॉडल सही काम कर रहा है। फाइनल मॉडल रिजल्ट इसमें भी मैंने कहा कि थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करके देखते हैं, लाइक 0.56 आया अभी, तो इसको और इम्प्रूव करके देखते हैं। फाइनल मॉडल रिजल्ट्स जो मेरे आए थे वो ये नीचे जो सेल है इसमें मैंने फाइनल अपने बस रिजल्ट कर लिए थे।
वो कहते हैं वी सक्सेसफुली बिल्ड अ क्लीन एंड स्टेबल एमएल पाइपलाइन फॉर प्रॉफिट प्रेडिक्शन आफ्टर प्रॉपर डेटा क्लीनिंग फीचर इंजीनियरिंग एंड टारगेट करेक्शन द मॉडल अचीव आर स्क्वायर इक्वल 0.60। इसमें क्या आया था 0.56, तो मेरा आर स्क्वायर अब 0.60 आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट वगैरह जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है अब। तो खैर यहाँ पर मेरा और बेहतर रिजल्ट आ गया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बार चेक किया था कि एक्स और वाई में, क्योंकि मेरे पास एन एन आ रहा था, एरर आ रहा था इसके अंदर कोड में ना, लिखा हुआ आ रहा था कि एक्स और वाई में आपके पास एन एन वैल्यू मतलब इस तरह से कोई, तो मैंने चेक किया कि एन एन वैल्यू है या नहीं, तो वो जीरो आ रही थी। खैर ये फिर कोड रन हो गया था। अब मेरे पास क्या आ रही है, आर स्क्वायर 0.60 आ रहा है, ये और ज़्यादा बेहतर हो गया। अब क्या किया है मैंने, इसकी एप्लीकेशन एक ड्रॉ कर ली। एप्लीकेशन में क्या है कि दिस एप्लीकेशन टेक्स रियल बिजनेस इनपुट्स। इनपुट्स में मैंने क्या लेना है, प्राइस लेना है, क्वांटिटी लेनी है, कॉस्ट लेना है और डिस्काउंट लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, अप्लाई दिस सेम फीचर इंजीनियरिंग यूज ड्यूरिंग मॉडल ट्रेनिंग एंड यूज दी। तो मुझे क्या करना है, इनपुट फीचर मेरा ये है, ये मैं इनपुट इसको दूंगी तो ये मुझे क्या प्रॉफिट बता देगा कि आपका कितना प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखेंगे, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है मेरा इनपुट फीचर। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि एंटर यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस में लिखती हूँ 4। ठीक है, एंटर सोल्ड प्राइस में 6 लिख किया, यूनिट कॉस्ट में लिखती हूँ 9, और डिस्काउंट ये कह रहा है 0 से 1 के बीच में लिखो, 0.9 लिख दिया मैंने। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने पॉइंट पॉइंट 2 बार दे दिया। वापस से रन करते हैं, 6.9। ठीक है, तो इसने हाँ यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बता दिया कितना होगा, प्रिडिक्टेड प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा, इतना होगा। जब मैं ये 4 फीचर्स इसको दूंगी तो ये मुझे मेरा प्रॉफिट बता देगा कि कितना होगा। ठीक है, तो ये है मेरा प्रोजेक्ट जिसमें मैंने एक एप्लीकेशन लास्ट में ड्रॉ की है, जो कि मुझे क्या बता रही है, प्रॉफिट बता रही है कि मेरा कितना प्रॉफिट होगा अगर, तो मेरे इनपुट फीचर्स ये 4 है। ठीक है, अगर मैं उसको प्राइस बता दूं पर यूनिट, और क्वांटिटी बता दूं कि कितनी सेल की है, और कॉस्ट बता दूं पर यूनिट, और डिस्काउंट बता दूं, तो वो मुझे प्रिडिक्ट कर देगा कि मेरा कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है,